दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के मांगा के बारे में। काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर हम इससे पहले भी कई सारी वीडियोस डाल चुके हैं एंड उन सारी वीडियोस के अंदर हमने मांगा के चैप्टर नंबर 105 तक की स्टोरी को कवर कर लिया है। एंड इसीलिए अगर आज वाली वीडियो की बात की जाए तो आज वाली वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 106, 107, 108 और 109 की स्टोरी को जानेंगे। एंड इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि अभी के लिए ये वाली वीडियो काइजू नंबर 8 के मांगा की आखिरी वीडियो होने वाली है, और वो इसीलिए क्योंकि इसके मांगा के अंदर अब तक सिर्फ 109 चैप्टर्स ही आए हैं और वहां तक की कहानी को हम आज की वीडियो में कवर कर ही लेंगे। इसीलिए अब मांगा से बताने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, जब कुछ महीनों बाद इसके मांगा के कई सारे नए चैप्टर्स आ जाएंगे तब उस टाइम पर हम उन सारे चैप्टर्स को भी आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे। और हाँ, अब क्योंकि अभी के लिए काइजू नंबर 8 के मांगा की आखिरी वीडियो होने वाली है, इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज की वीडियो को जरूर से लाइक करना। और वीडियो पर हमने 3000 लाइक्स का एम रखा है, इसीलिए इस लाइक एम को भी जल्दी से पूरा कर देना। बाकी अगर आप सभी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर कह सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स को रीड करूंगा। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि काफका मीना को बचाने के लिए सीधा काइजू नंबर 9 के पास आता है एंड वो उसके हाथ को काटकर मीना को बचा लेता है। जिसके बाद ही काफका और नंबर 9 आमने सामने आते हैं और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम ये भी नोटिस करते हैं कि पूरे शहर के मॉनिटर्स के अंदर अब नंबर 8 और नंबर 9 की फाइट दिखाई जा रही थी। इसीलिए डिफेंस फोर्स के सारे मेंबर से लेकर सारे सिविलियंस तक सभी लोग इन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। हालांकि इन दोनों की लड़ाई के अंदर जब काफका और नंबर 9 टकराते हैं तब वहां पर नंबर 9 के बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से काफका को काफी नुकसान होता है। लेकिन फिर अगले पल काफका वाइस कैप्टन सोशिरो से ली हुई हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग को याद करता है एंड फिर वो अपनी पूरी बॉडी की पावर्स को अपने पंच में ले आता है और फिर वो अपने दोनों पंचेस को एक साथ जोड़ता है। जिसके बाद ही काफका के पंचेस से बिजली निकलने लगती है एंड अब काफका पहले से काफी पावरफुल हो जाता है एंड अब वो पूरी तरह से तैयार होता है नंबर 9 से लड़ने के लिए। अब आगे तो चैप्टर नंबर 106 के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि काफका अपने दोनों पंचेस को एक साथ जोड़ के लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। एंड इस टाइम पर काफका खुद से कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे इस लड़ाई को जीतना ही होगा। एंड फिर इसके ठीक बाद ही काफका नंबर 9 के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन अब क्योंकि नंबर 9 इस बात को जानता था कि काफका ने अपनी पावर्स को बढ़ा लिया है एंड इसीलिए वो उसके पंच से बचने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे कर लेता है और वो सिंपली काफका के पंच को ब्लॉक कर देता है। लेकिन काफका के पंच का इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि उसकी वजह से आसपास की सारी चीजें टूटकर बिखरने लगती हैं। यहीं पर हम काफका को देखते हैं जो कि अपने मन में वाइस कैप्टन सोशिरो की बातें याद करता है, जहां पर वाइस कैप्टन सोशिरो ने उससे कहा था काफका ये ट्रूप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक काफी कमाल की टेक्निक है और इस फाइटिंग स्टाइल को चीफ हिसाओ शिनोमिया ने परफेक्ट किया था। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि काफका ने जैसे ही नंबर 9 को पंच मारा था वैसे ही नंबर 9 के पीछे जो बिल्डिंग होती है वो काफका के पंच के इम्पैक्ट की वजह से पूरी तरह से धस जाती है। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर से कुरुसु, चीफ इतामी और बाकी ऑफिसर्स भी इस फाइट को देख रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद हम फिर से बैटल को देखते हैं जहां पर काफका नंबर 9 को एक और पंच मारता है और काफका के इस वाले पंच की वजह से नंबर 9 बहुत पीछे जाकर गिरता है। लेकिन फिर तभी नंबर 9 अपने आप को संभालता है एंड फिर वो भी काफका के ऊपर पंचेस मारने लगता है, जिसके जवाब में काफका भी उस पर पंचेस मारता है। और फिर हम ये देखते हैं कि नंबर 8 और नंबर 9 दोनों ही एक दूसरे को पंचेस मारने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ही ये दोनों ये देखते हैं कि ये लोग आपस में लड़ते लड़ते थोड़ा दूर आ गए हैं, लेकिन तब भी वो दोनों स्टॉप नहीं होते हैं एंड एक बार फिर से लड़ने लगते हैं। जिनके बाद ही उनके लड़ने की वजह से उनके पास में जो बिल्डिंग होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है एंड अगले पल वो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, जिस वजह से आसपास हर जगह धुआं फैल जाता है। इधर चीफ इतामी इन सारी चीजों को ड्रोन से देखता है एंड ड्रोन्स के कैमरास में ये सब देखने के बाद ही वो कहता है कि अगर ये दोनों इसी तरह से लड़ते रहे तो ये पूरा शहर बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाएगा। एंड फिर चीफ इतामी के बगल में जो ऑफिसर होता है वो सीनियर ऑफिसर भी चीफ इतामी से कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इनकी लड़ाई की वजह से ये पूरा शहर ज्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, ये लड़ाई दो सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स के बीच जो है। इसके बाद हम फिर से बैटल को देखते हैं जहाँ पर काफका बहुत ही तेजी से नंबर 9 के ऊपर पंचेस मार रहा होता है और इसीलिए नंबर 9 सिर्फ उसके पंचेस से खुद को बचाने में लगा होता है। अगले पल हम ये देखते हैं कि काफका अपने अटैक को और तेज कर देता है, जिसके बाद ही वो बिना रुके नंबर 9 पर बहुत तेजी से पंचेस मारता है एंड अब इन सारे अटैक्स की वजह से नंबर 9 के हाथ इंजर्ड हो जाते हैं और उसके खून के छींटे उसके चेहरे पर उड़ते हैं। इधर ये सब देखकर ऑपरेशन रूम के अंदर से कुरुसु कहता है कि नंबर 8 ने नंबर 9 की हालत खराब कर दी है एंड इसीलिए वो खुश होकर काफका के बारे में कहते हैं, नंबर 8 बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो। लेकिन यहाँ पर हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि चीफ इतामी के बगल में होता है एंड ये इस टाइम पर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सब लोग फालतू में खुश हो रहे हैं, क्योंकि असल में नंबर 8 ने नंबर 9 पर जितने पावरफुल अटैक्स किए हैं उतना असर नंबर 9 पर हुआ नहीं है। इसके बाद ही बैटल के अंदर हम नंबर 9 को देखते हैं और हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि असल में वो सीनियर ऑफिसर जो सोच रहा है वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ फाइट के अंदर नंबर 9 नंबर 8 की पोजीशन को देख लेता है एंड वो नंबर 8 के लड़ने के पूरे तरीके को जान जाता है और फिर इसीलिए वो काफका से कहता है, नंबर 8 अब मैं जान चुका हूँ कि तुम कैसे फाइट करते हो। और फिर इसीलिए ये बोलने के बाद ही हम ये देखते हैं कि नंबर 9 पे अपने दोनों हाथों को जोड़ता है, जिसके बाद ही उसके दोनों हाथों से भी बिजली निकलने लगती है और ये उसने बिल्कुल वैसे ही किया होता है जैसा काफका ने किया था। और फिर इसीलिए हम ये देखते हैं कि अगले पल नंबर
9 काफका के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और इस पंच की वजह से न सिर्फ काफका बहुत पीछे जाकर गिरता है बल्कि इसके साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान भी होता है। एंड अब इस बार काफका की बॉडी से खून के छींटे निकलते हैं और वो उसके चेहरे पर जा लगते हैं। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर से वो सीनियर ऑफिसर कहता है, अरे ये क्या, नंबर 9 ने काउंटर अटैक कर दिया है, मैं जानता था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा। इधर काफका जल्दी से अपने आप को संभालता है एंड फिर वो ट्रुप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट का सेकंड फॉर्म यूज करता है और फिर इस बार पंच मारने के लिए वो नंबर 9 के पास आता है। लेकिन नंबर 9 भी उसे देखता है और वो भी भागते हुए उसे पंच मारने आता है, जिसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और चिल्लाते हुए ब्लास्ट बोलते हैं। और हम ये देखते हैं कि जैसे उन दोनों के पंचेस टकराते हैं वैसे ही आसपास एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पर नंबर 9 काफका से कहता है, नंबर 8 इन सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी पावर्स तुमसे बहुत ज्यादा है और अब तो तुम जैसे मूव्स को यूज कर रहे हो मैं भी बिल्कुल वैसे मूव्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर सीनियर ऑफिसर कहता है, अरे ये क्या, नंबर 9 नंबर 8 के सारे मूव्स को प्रिडिक्ट कर रहा है और अब तो उसने ट्रुप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट को भी सीख लिया है, ना जाने अब नंबर 8 उसका कैसे सामना करेगा। हालांकि मैं इस बात को भी जानता हूँ कि नंबर 9 ने ट्रुप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट फॉर्म को इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर से सीखा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि चीफ हिसाओ शिनोमिया थे। इसके बाद ही बैटल के अंदर हम नंबर 9 को देखते हैं जो कि काफका से कहता है, क्या यार नंबर 8 कितनी शर्म की बात है, मैंने तो तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग समझा था लेकिन तुम तो बहुत कमजोर निकले। एंड फिर ये बोलने के बाद ही नंबर 9 काफका के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। हालांकि काफका नंबर 9 के पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसका इंपैक्ट बहुत ही पावरफुल होता है, इसी वजह से काफका उसके इंपैक्ट की वजह से बहुत ही पीछे चला जाता है। एंड इसीलिए बंकर के अंदर हम ये देखते हैं कि अब वो छोटी सी बच्ची भी काफका के लिए प्रे करने लगती है। लेकिन तभी एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम काफका और वाइस कैप्टन सोशिरो को देखते हैं। यहाँ पर ही वाइस कैप्टन सोशिरो काफका से कहता है, काफका अब मैं तुम्हें एक नई फाइटिंग स्टाइल सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है होशिना स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट। और काफका ये बेसिकली एक ऐसी फाइटिंग स्टाइल है जो कि हमारी होशिना फैमिली की टेक्निक है और इसीलिए इसे हमारे खानदान के अंदर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अब मैं इस टेक्निक को तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। अब काफका असल में बात यह है कि मैं तुम्हें ट्रुप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक सिखा चुका हूँ, मगर उस वाले फाइटिंग स्टाइल को चीफ हिसाओ ने परफेक्ट किया था और अब क्योंकि नंबर 9 चीफ हिसाओ को ऑब्जर्व कर चुका है इसीलिए वो भी ट्रुप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बारे में जानता होगा। और इसीलिए किसी फाइट के अंदर जब तुम नंबर 9 के सामने ट्रुप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट का इस्तेमाल करोगे तो शायद से वहां पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि वहां पर नंबर 9 इसके बारे में पहले से ही जानता होगा और इसीलिए वो बड़े आराम से तुम्हें काउंटर कर लेगा। और इसीलिए काफका मैं तुम्हें एक और फाइटिंग स्टाइल सिखाने जा रहा हूँ एंड इस वाली फाइटिंग स्टाइल के अंदर हम लोग ट्रुप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट को मेरी होशिना स्टाइल फाइटिंग के साथ मर्ज कर देंगे और फिर उसके इवॉल्व होने के बाद हमें एक नई फाइटिंग स्टाइल मिलेगी और फिर उसके इस्तेमाल से तुम नंबर 9 का सामना कर पाओगे। लेकिन हाँ काफका, तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे क्योंकि मैंने इस टेक्निक को सबसे छुपा कर रखा है और अब मैं ये सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने इसके बारे में किसी और को बताया तो हो सकता है फाइटिंग स्टाइल धीरे धीरे करके फैल जाए और फिर इसके बारे में नंबर 9 भी जान जाए और अगर ऐसा होता है तो नंबर 9 इस वाली फाइटिंग स्टाइल को भी अडेप्ट कर लेगा। इसीलिए काफका तुम्हें इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है, यहाँ तक कि कमांडर मीनाशिरो को भी नहीं क्योंकि वो भी इसके बारे में नहीं जानती है। एंड फिर यहीं पर हम ये देखते हैं कि काफका वाइस कैप्टन की सारी बातों को सुनकर कहता है, ठीक है वाइस कैप्टन, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। एंड फिर इसीलिए ये सुनकर वाइस कैप्टन सोशिरो कहता है, तो चलो काफका इसे शुरू करते हैं। इसके ठीक बाद ही कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि काफका नंबर 9 के अटैक से खुद को संभाल लेता है। इसके ठीक बाद ही काफका ट्रुप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट का थर्ड फॉर्म यूज करता है और उसके लिए अपने पंच को तैयार करके वो नंबर 9 को मारने चाहता है। और नंबर 9 जब काफका को देखता है तब वो भी ये समझ जाता है कि ये वाला स्टाइल भी चीफ हिसाओ का ही है और इसीलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ काफका से कहता है, नंबर 8 मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसीलिए ये सब करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। एंड फिर ये बोलने के बाद ही नंबर 9 भी बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा काफका कर रहा होता है। लेकिन फिर जैसे अटैक करने की बारी आती है वैसे हम ये देखते हैं कि काफका अपने मूव को चेंज कर लेता है और इसीलिए नंबर 9 जैसे ही नोटिस करता है वैसे वो खुद से कहता है, क्या ये तरीका थोड़ा अलग लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। लेकिन जब तक नंबर 9 ये सब सोच रहा होता है तब इतने में काफका तेजी से उस पर अटैक करता है और काफका के इस वाले अटैक का नाम होता है डुअल एस्पेक्ट स्ट्राइक। और इस अटैक की वजह से नंबर 9 को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और जैसे ही अटैक नंबर 9 को लगता है वैसे वो घिसड़ता हुआ बहुत पीछे जाकर गिरता है। और हम भी ये नोटिस करते हैं कि काफका के इस हमले की वजह से नंबर 9 के चेस्ट का एरिया पूरी तरह से फट चुका है। लेकिन दूसरी साइड काफका होता है जो कि इस हमले को करने के बाद भी बिल्कुल टच से मस नहीं होता है। काफका के इस वाले हमले को देखकर डिफेंस फोर्स के मेंबर से लेकर सिविलियंस तक सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि नंबर 9 अब चारों खाने चित हो जाता है और अब इस हमले की वजह से उसकी बॉडी से धुआं भी निकलने लगता है। एंड यहाँ पर हमें भी पता लगता है कि असल में काफका ने ये वाला अटैक जानबूझकर नंबर 9 के चेस्ट पर किया है क्योंकि उसी एरिया के अंदर नंबर 9 का कोर है। इधर कंट्रोल रूम के अंदर से वो सीनियर ऑफिसर भी ये सब देखता है और इसीलिए उसे काफका के हमले को देखकर काफी शौक लगता है। एंड इसीलिए वो खुद से कहता है, क्या नंबर 8 ने टेक्निक को इवॉल्व कर दिया, सच में मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। इसके बाद ऑपरेशन रूम के अंदर से एक ऑफिसर चिल्लाते हुए सबको बताता है कि नंबर 8 ने नंबर 9 के कोर पर अटैक किया है और इसीलिए काइजू नंबर 9 को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बंकर के अंदर वो छोटी बच्ची भी काफका के लिए बहुत खुश होती है। लेकिन अगले पल हम काफका को देखते हैं जो कि ये सब देखकर खुश नहीं होता है एंड वो इस टाइम अपने मन में खुद से कहता है, नहीं ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर कुछ तो बहुत अजीब है। और काफका जैसे ऐसा बोलता है वैसे हम भी ये नोटिस करते हैं कि काफका ने नंबर 9 के कोर पर जहाँ अटैक किया था वहाँ उसके कोर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल सिक्योरिटी शील्ड होती है जिसने की नंबर 9 के कोर को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया होता है, जिसका मतलब नंबर 9 अभी भी जिंदा है। इस शील्ड को देखकर काफका कहता है, क्या एक इनर शील्ड, लगता है इसी शील्ड की मदद से उसने अपने कोर को बचाया है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं इस पर एक और अटैक करूंगा और इस बार मैं इसके शील्ड को तोड़ते हुए इसके कोर को डिस्ट्रॉय करूंगा। लेकिन ये बोलकर काफका जैसे अपने पंच को तैयार करता है वैसे हम ये देखते हैं कि नंबर 9 जो कि पड़ा हुआ होता है वो अगले पल तेजी से खड़ा हो जाता है
है एंड वो अपने मुंह के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बीम को तैयार करता है। हालांकि इसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर नंबर 9 का न सिर्फ एक हाथ कटा हुआ होता है बल्कि उसके अलावा उसकी पूरी बॉडी भी काफी इंजर्ड होती है, लेकिन तब भी वो काफका के ऊपर अटैक कर रहा होता है। काफका इस बीम को देखकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले पल नंबर 9 उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जहाँ पर काफका खड़ा होता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और बेसिकली इस वाले अटैक के अंदर काफका को भी काफी नुकसान होता है, लेकिन तब भी काफका किसी तरह से खुद को संभालता है एंड अपने सामने नंबर 9 को देखता है। बट काफका ये नोटिस करता है कि उसके आसपास हर तरफ धुआं फैला हुआ है, लेकिन इस धुएं का फायदा नंबर 9 उठाता है और वो काफका के बगल से आकर उस पर एक जोरदार पंच मारता है एंड इस पंच की वजह से हम ये देखते हैं कि काफका सीधा जमीन में घुस जाता है। लेकिन इसके बाद भी नंबर 9 रुकता नहीं है और वो काफका के खड़े होते उस पर बहुत सारे पंचेस मारता है एंड इतने सारे पंचेस को देखकर काफका उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 9 के सारे अटैक्स बहुत ही तेज होते हैं, इसलिए काफका उन सबसे बच नहीं पाता है। लेकिन फिर काफका अपनी कोशिश करता है और अपने पैर से जंप लेके वहां से थोड़ा साइड में आ जाता है, जिस वजह से वो कुछ टाइम के लिए नंबर 9 के पंचेस से बच जाता है। बट ये देखकर नंबर 9 तेजी से अपनी टेल को बड़ा करता है और वो काफका को अपनी पूंछ से बांध देता है और फिर वो झटके से काफका को अपनी तरफ खींचता है एंड उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और उसका वो पंच इतना पावरफुल होता है कि उसकी वजह से अब काफका को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि नंबर 9 अपने हाथ से काफका के सर को पकड़ लेता है और वो पूरी जान से उसके सर को दबाने लगता है। इसके बाद नंबर 9 काफका से कहता है कि तुम सारे ह्यूमंस बहुत ही बददिमाग और बहुत ही कमजोर हो, लेकिन तब भी मैं तुम लोगों के बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ। इसके बाद हम ये देखते हैं कि काफका के सर को पकड़ने की वजह से नंबर 9 उससे टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाता है और फिर नंबर 9 के दिमाग में जो भी चीजें होती है वो सब कुछ काफका को दिखाता है एंड फिर वो काफका से कहता है कि मैं तुम ह्यूमंस के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ह्यूमंस आखिर क्या हो, तुम ह्यूमंस को किससे बात करना पसंद है, किस बारे में बात करना पसंद है, आखिर क्यों तुम सारे एक जैसे कपड़े पहनते हो, जब तुम पर कोई दूसरा हमला करता है तो तुम क्या करते हो, आखिर तुम लोग जिसे दोस्ती कहते हो ये क्या है और ये दोस्ती तुम्हारे प्यार से कैसे लगे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दूसरे एनिमल्स को क्यों खाते हो और तुम जिन एनिमल्स को नहीं खाते आखिर तुम उन्हें पालते क्यों हो, तुम ह्यूमंस खुश क्यों होते हो, तुम दुखी क्यों होते हो, आखिर तुम ह्यूमंस के बीच जलन क्यों होती है और आखिर क्यों तुम लोग एक दूसरे से नफरत करते हो। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मैं ये सब भी जानना चाहता हूँ कि तुम लोग जिसे समाज बोलते हो आखिर वो चीज क्या है, तुम लोग के कानून क्या है, तुम किस भगवान की पूजा करते हो और आखिर तुम लोग जब भी ऑनलाइन होते हो तो तुम असल दुनिया के मुकाबले डिफरेंट क्यों बिहेव करते हो। हालांकि सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं ये सब भी जानना चाहता हूँ कि अगर कोई प्लांट वाला मॉन्स्टर तुम्हारे ह्यूमन ब्रेन्स के ऊपर काबू कर ले तो फिर उसके बाद क्या होगा, या फिर अगर इस दुनिया पर मॉन्स्टर्स का राज हो तो क्या होगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर तुम ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स बना दिया जाए तो फिर उसके बाद क्या होगा। मुझे ये सब कुछ जानना है, मैं सब जानना चाहता हूँ। हालांकि ये सब बोलने के बाद ही नंबर 9 काफका के दिमाग के अंदर भी अपनी मेमोरीज की एक झलक डालता है, जिसके बाद ही काफका को भी दिखता है कि आखिरकार नंबर 9 कैसी दुनिया देखना चाहता है। और इस मेमोरी में काफका देखता है कि जैसी दुनिया नंबर 9 देखना चाहता है वो दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का राज है, सब तरफ अजीब अजीब क्रीचर्स हैं, सारे ह्यूमंस माइंडलेस बन चुके हैं और उनके सर से और पूरे शरीर से प्लांट मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे हैं और बेसिकली इस पूरी दुनिया के ऊपर मॉन्स्टर्स का राज है। ये सब कुछ दिखाने के बाद ही नंबर 9 काफका से कहता है तो नंबर 8 देखा तुमने वो सब, तो बताओ तुम्हें वो दुनिया कैसी लगी। मुझे बिल्कुल वैसी ही दुनिया बनानी है, मुझे सारे ह्यूमंस को बिल्कुल वैसा बनाना है, इस पूरी दुनिया को वैसा बनाना है और असल में मुझे इस दुनिया को मॉन्स्टर्स का बनाना है। मुझे दुनिया के अंदर काइजू एरा की शुरुआत करनी है और मैंने हमेशा ही इसी का सपना देखा है और मैं जानता हूँ कि मैं ऐसी दुनिया बहुत ही जल्दी बना लूंगा। काफका जैसी ये सारी मेमोरीज देखता है और नंबर 9 की बातें सुनता है वैसी वो अपने मन में खुद से कहता है कि नंबर 9 के इंटेंशंस बहुत ही खराब है और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नंबर 9 को रोकना ही होगा, वो भी यहाँ और इसी वक्त। एंड फिर इसके लिए काफका खुद को नंबर 9 से छुड़ाता है और फिर वो एक बहुत ही पावरफुल पंच को तैयार करके उसे सीधा नंबर 9 के ऊपर मारता है और पंच मारते हुए काफका नंबर 9 से कहता है नंबर 9 अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसी दुनिया बनाने दूंगा, कभी भी नहीं, भूल जाओ ये सब। लेकिन ये सब बोलने के साथ ही जैसे काफका से पंच मारता है वैसे अगले पल हम ये देखते हैं कि नंबर 9 उसके पंच को पकड़ लेता है और फिर काफका के पंच को पकड़ के नंबर 9 उससे कहता है अरे नंबर 8 मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अटैक्स बहुत पावरफुल है और तुमने इन्हीं सारे पंचेस से पहले कई सारे काइजूस को मार रखा है और मैं इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि इसी वजह से तो मुझे पता लगा था कि तुम आखिर कितने ज्यादा पावरफुल हो और इसीलिए मैंने तुम्हारी पावर्स के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया है। इधर काफका जैसी नंबर 9 की बातें सुनता है वैसी वो खुद से कहता है अरे नहीं ये क्या, मुझे यहाँ पर काइजू नंबर 2 का प्रेजेंस क्यों फील हो रहा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नंबर 9 स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगले पल हम ये देखते हैं कि काफका बिल्कुल सही होता है क्योंकि अब नंबर 9 ने धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को बड़ा करना स्टार्ट कर दिया होता है और जब नंबर 9 की बॉडी काफी बड़ी हो जाती है तब उसके सर के बगल से नंबर 2 का सर भी बाहर निकल जाता है। एंड ये यहाँ पर इसीलिए होता है क्योंकि एज ऑफकोर्स नंबर 9 ने चीफ हिसाओ को ऑब्जर्व कर रखा है और उनके पास ही काइजू नंबर 2 की पावर्स थी और इसीलिए यहाँ पर नंबर 9 जैसे ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो काफका से कहता है तो नंबर 8 तुम जो कर सकते थे तुमने कर लिया है और इसीलिए अब मेरी बारी है, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। नंबर 9 के इस वाले फॉर्म को देखकर काफका भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऑपरेशन रूम के अंदर से ऑफिसर भी सबको बताता है कि नंबर 9 ने अपनी फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। इधर बैटल के अंदर नंबर 9 काफका के ऊपर अटैक से स्टार्ट कर देता है और इस बार उसके अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि उनकी वजह से आसपास के पूरे एरिया में डिस्ट्रक्शन होने लगता है और सारी चीजें बिखरने लगती है और काफका भी इस बार ये फील करता है कि नंबर 9 के अटैक्स बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। एंड सिर्फ यही नहीं हमले की वजह से काफका का एक हाथ भी उसकी बॉडी से कटकर अलग हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही काफका ये नोटिस करता है कि अब नंबर 9 ने अपनी बॉडी के अंदर से बहुत सारे बड़े बड़े मसल्स को निकाल लिया है एंड वो उनसे एक ही बार में काफका पर हमला कर देता है, जिस वजह से हम ये देखते हैं कि अब काफका का एक पैर भी कट जाता है। लेकिन इसके बाद ही काफका तेजी से अपने आप को रीजनरेट करता है एंड फिर वो नंबर 9 के लिए कहता है कि नंबर 9 पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और अब इससे लड़ने
लड़ते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस टाइम पर नंबर 9 और नंबर 2 दोनों से एक साथ फाइट कर रहा हूँ। इसके बाद हमें देखते हैं कि नंबर 9 काफका के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन काफका उसके पंच को डॉज कर लेता है। एंड फिर अगले पल काफका नंबर 9 के ऊपर न्यू लोटस स्ट्राइक का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, जो कि उससे वाइस कैप्टन सोशिरो ने सिखाया था। लेकिन इस हमले को करने के बाद ही काफका ये देखता है कि उसके हमले की वजह से नंबर 9 को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि काफका के हिसाब से उसका ये अटैक नंबर 9 की बॉडी को चीरते हुए बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन नंबर 9 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि उसके हमले की वजह से नंबर 9 के मुंह से खून निकलता है, लेकिन तब भी नंबर 9 काफका से कहता है, नंबर 8 एक नया हमला, क्या बात है, लेकिन अब मैं तुम्हारे इस वाले मूव के बारे में भी जान गया हूँ और इसीलिए मुझे जल्दी से अपने बचे हुए मूव्स भी दिखा दो ताकि मैं जल्दी से उन सब के बारे में भी जान जाऊँ। ये सुनकर ही काफका काफी डर जाता है और वो खुद से कहता है कि इन सारे मूव्स को नंबर 9 के ऊपर इस्तेमाल करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि नंबर 9 धीरे धीरे करके इन सारे मूव्स को सीखता जा रहा है और इसीलिए एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे सारे मूव्स नंबर 9 के ऊपर बेअसर हो जाएंगे और इसीलिए मुझे नंबर 9 के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करना पड़ेगा, एक ऐसा हमला जिस हमले से मैं नंबर 9 को खत्म कर सकूं, वरना वो धीरे धीरे करके मेरे सारे मूव्स को सीख जाएगा। लेकिन काफका जब तक ये सोच रहा होता है तब तक ही नंबर 9 उससे कहता है, नंबर 8 मुझे और मूव्स दिखाओ मुझे, और फिर ये बोलकर वो काफका के ऊपर पंचेस मारने लगता है, जिसके बाद ही काफका उसके पंचेस से बचता है। लेकिन नंबर 9 उस पर बहुत ही तेजी से हमले करने लगता है। यहाँ काफका ये देखता है कि नंबर 9 उस पर भारी पड़ रहा है और फिर इसलिए यहाँ पर काफका को मजबूरन एक नए मूव को यूज करना पड़ता है, जिस अटैक का नाम होता है न्यू एसेंशन ब्लास्ट फोर्थ फॉर्म। और हम ये देखते हैं कि काफका के इस अटैक की वजह से भी नंबर 9 के कई सारे दांत टूट जाते हैं एंड उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। लेकिन तब भी नंबर 9 काफका से कहता है, एक और नया हमला, क्या बात है, सच में अब तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। बट यहाँ पर नंबर 9 की बात को सुनकर काफका काफी हैरान होता है एंड वो खुद से कहता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो नंबर 9 बहुत ही जल्दी उसके सारे मूव्स को जान जाएगा और तब उसके लिए नंबर 9 को हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इधर ओकोनोगी भी दूर से इन सारी चीजों को देखती है और इसीलिए वो वायरलेस के जरिए वाइस कैप्टन सोशिरो को बताती है कि यहाँ लड़ाई के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि काफका नंबर 9 पर जितने भी अटैक्स कर रहा है वो उसके सारे अटैक्स के बाद सर्वाइव कर जा रहा है और उसके साथ साथ वो उन सारे मूव्स को सीखता भी जा रहा है। इसीलिए अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो काफका इन सबको ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद ओकोनोगी ये नोटिस करती है कि वाइस कैप्टन सोशिरो वायरलेस के ऊपर उससे कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं एंड इसीलिए वो उनकी बातें सुनती है। वाइस कैप्टन सोशिरो ओकोनोगी से कहते हैं, ओकोनोगी काफका की सिर्फ यही मुसीबत नहीं है बल्कि उसकी एक और बड़ी मुसीबत है और वो मुसीबत ये है कि काफका को नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हुए आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुका है। और फिर ये बोलकर ही वाइस कैप्टन सोशिरो उसी डॉक्टर की बात को याद करता है जिस डॉक्टर ने उससे काफका के बारे में कहा था कि अगर काफका लंबे टाइम के लिए नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होता है तो हो सकता है कि नंबर 8 काफका की बॉडी को टेक ओवर कर ले और फिर काफका हमेशा के लिए नंबर 8 बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद काफका कभी भी वापस ह्यूमन नहीं बन पाएगा। एंड यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो इस बात को सोचकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। इसके ठीक बाद ही हम काफका को देखते हैं जो कि यहाँ लड़ाई के अंदर खुद से बोल रहा होता है कि यहाँ तक पहुंचने में मेरे हर एक साथी ने मेरी मदद की है और इसीलिए अब यहाँ तक आने के बाद मैं हार नहीं सकता हूँ। और फिर ये सब बोलने के बाद ही काफका तेजी से नंबर 9 पर अटैक करना स्टार्ट करता है। हमला करने के दौरान ही काफका खुद से कहता है, मुझे कैसे भी करके इसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा और इसके लिए मुझे एक बहुत ही पावरफुल अटैक करना होगा। लेकिन फिर ये सब बोलने के बाद ही काफका नंबर 9 को पंच मारता है, पर हम ये देखते हैं कि उसके अटैक लगने से पहले ही नंबर 9 वहां से गायब हो जाता है। और फिर अगले पल काफका को नंबर 9 की आवाज आती है जो कि उससे कहता है, नंबर 8 लगता है तुम्हारे सारे नए मूव्स खत्म हो चुके हैं और इसीलिए अब शायद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। एंड फिर ये बोलने के बाद ही वो सीधा काफका के बगल में आता है और वो काफका के ऊपर 6th फॉर्म गॉड ऑफ थंडर यूज करता है। ये देखकर काफका अपने दोनों हाथों को आगे कर लेता है ताकि वो खुद को नंबर 9 से बचा सके। लेकिन नंबर 9 का ये वाला अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसकी वजह से न सिर्फ काफका के दोनों हाथ इंजर्ड हो जाते हैं बल्कि उसके साथ ही काफका का कोर भी एक्सपोज हो जाता है। यहाँ नंबर 9 जैसे ये देखता है कि काफका का चेस्ट फट गया है और उसके चेस्ट के अंदर उसका कोर दिखाई दे रहा है, वैसे वो बिना देरी किए उसके कोर को पकड़ लेता है और फिर वो काफका से कहता है, नंबर 8 चेकमेट। ये देखकर काफका के होश उड़ जाते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऑपरेशन रूम के अंदर जो सीनियर ऑफिसर होता है वो भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है एंड वो सबसे चिल्लाते हुए कहता है, ओ नो, नंबर 9 नंबर 8 के कोर को डिस्ट्रॉय करने वाला है। इधर फिर से बैटल के अंदर ये देखते हैं कि नंबर 9 काफका के कोर को पकड़कर बाहर निकाल रहा होता है और वो इस टाइम पर उसके कोर को दबा रहा होता है। और फिर इसके बाद ही नंबर 9 काफका से कहता है, नंबर 8 तुम बहुत स्ट्रॉन्ग थे लेकिन तुमने मेरा साथ देने की बजाय इन सारे कमजोर ह्यूमंस का साथ दिया और देखो ऐसा करने की वजह से आज तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम आज मरने वाले हो नंबर 8, ये तुम्हारा खात्मा है। अपने कोर पर अटैक होने की वजह से काफका को बहुत ज्यादा नुकसान होता है एंड उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। लेकिन तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नंबर 9 अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसके बाद ही काफका अपनी मेमोरीज के अंदर अपने बचपन को याद करता है और काफका को वो वाला दिन याद आता है जिस दिन मॉन्स्टर्स ने अटैक करके उसके और मीना के घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर उस पल को याद करते ही काफका नंबर 9 से कहता है, नंबर 9 ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास मेरी सबसे ताकतवर दोस्त है। और फिर हम ये देखते हैं कि जैसे काफका ऐसा बोलता है वैसे अचानक से नंबर 9 के हाथ के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है और उस अटैक की वजह से नंबर 9 का हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है जिस वजह से काफका का कोर उसके हाथों से छूट जाता है। नंबर 9 इस हमले को देखकर चौंक जाता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिर हमला किसने किया होगा। लेकिन अगले पल ही उस पर एक और हमला होता है जिस वजह से नंबर 9 दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ही काफका को किसी की आवाज आती है जो आवाज काफका से कहती है, तुम बचपन से ऐसे हो है ना, हमेशा ही लापरवाहों की तरह अपनी जान खतरे में डालते हो और तुम्हें तो शौक है ना सारी मुसीबत से अकेले लड़ने का। लेकिन फिर ये सब सुनकर काफका अपने बगल में देखता है और उसके बगल में उसे दिखती है मीना शिरो जिसने नंबर 9 के ऊपर वो सारे अटैक्स किए थे। और यहाँ पर ही मीना काफका से कहती है, काफका तुम्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि
कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इसके ठीक बाद ही फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम छोटी मीना और छोटे काफका को देखते हैं। यहाँ पर ही छोटी मीना क्लास के अंदर काफका से पूछती है, काफका तुम बड़े होकर कैसे ट्रुप मेंबर बनना चाहते हो? जिस पर काफका उससे कहता है, मैं ऐसा ट्रुप मेंबर बनना चाहता हूँ जो ट्रुप मेंबर सबसे पावरफुल होगा। मीना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं सबसे पावरफुल बैटल सूट पहनूंगा और फिर उसके बाद ही मैं 99% की रिलीज फोर्स को अचीव करूंगा, क्योंकि आज तक कोई भी 99% की रिलीज फोर्स को अचीव नहीं कर पाया है। लेकिन मैं ऐसा करूंगा और इसके साथ ही मैं एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनूंगा और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं गन चलाने में भी सबसे एक्सपर्ट बनूंगा और उसके बाद मैं 10,000 मॉन्स्टर्स को हराऊंगा, जिसके बाद ही मैं अब तक का सबसे पॉपुलर कमांडर बनूंगा और फिर सब लोग मुझे जानेंगे। पर छोटे काफका की बातों को सुनकर मीना उसे कहती है, काफका क्या कहानी सुना रहे हो? ये सारी बातें तो बहुत बचकानी है। पर ये बात सुनकर काफका को थोड़ा गुस्सा आता है और इसीलिए वो मीना से कहता है, अच्छा तो तुम बताओ कि तुम कैसी ट्रुप मेंबर बनना चाहती हो? जो सुनकर मीना उससे कहती है, मैं एक ऐसी ट्रुप मेंबर बनना चाहती हूँ जो कि बहुत सारे लोगों की जान बचाए। मैं सबको बचाऊंगी, ट्रुप मेंबर्स को, सिविलियंस को और यहाँ तक कि जानवरों को भी। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मेरे साथ जितने भी ट्रुप मेंबर्स होंगे मैं उनमें से किसी को भी मरने नहीं दूंगी। हाँ काफका, मैं ऐसे ही ट्रुप मेंबर बनना चाहती हूँ। पर यह सुनकर काफका पहले तो थोड़ा चुप रहता है, लेकिन उसके बाद ही वो हंसते हुए मीना से कहता है, क्या ऐसी ट्रुप मेंबर जिसके होते हुए कोई भी नहीं मरेगा? मुझे लगता है कि यही ज्यादा बचकानी बात है। लेकिन इस बार काफका की बात को सुनकर मीना को गुस्सा आता है और हम यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि इन सारी बातों के बाद ही काफका और मीना एक दूसरे से कहते हैं कि हम दोनों जैसे ट्रुप मेंबर बनना चाहते हैं, चलो हम वैसे बनकर दिखाते हैं। और फिर इसके बाद ही फ्लैशबैक एंड होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर काफका मीना को देख रहा होता है और मीना धीरे से चलते हुए काफका के पास आती है। यहाँ पर काफका मीना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले मीना उसे कहती है, काफका झूठे कहीं के, क्या कहा था तुमने? तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ तुमने मेरा एक बार भी साथ नहीं दिया है। मीना की इस बात को सुनकर काफका सॉरी बोलता है, लेकिन फिर इसके आगे मीना काफका से बोलती है कि तुम सब कुछ हमेशा अकेले करने की कोशिश करते हो और सारी मुसीबतों से अकेले लड़ जाते हो। पर ये सुनकर काफका मीना से कहता है, हाँ मीना, बात कुछ ऐसी है, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। असल में रेनो ने मुझे समझाया है कि मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे अपने दोस्तों की मदद की जरूरत है। ये सुनकर मीना उसे कहती है, क्या रेनो ने समझाया? जो सुनकर काफका कहता है, हाँ मीना, और मीना आई एम सॉरी ना सिर्फ यहाँ पर लेट आने के लिए बल्कि जरूरत पड़ने पर तुम्हारा साथ ना देने के लिए भी। लेकिन फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि हमले की वजह से नंबर 9 जहाँ पर पड़ा होता है वो तेजी से वहाँ पर खड़ा होता है एंड उसके खड़े होने की वजह से आसपास की सारी चीजें बिखर जाती हैं और फिर इसके लिए काफका और मीना दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं एंड काफका मीना से कहता है, मीना वो आ रहा है। जो सुनकर मीना कहती है, हाँ बिल्कुल मैं देख सकती हूँ। लेकिन फिर इसके बाद ही वो काफका से कहती है, काफका तुम्हारा शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। ये सुनकर काफका को काफी अच्छा लगता है और इसीलिए वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि बचपन से ही मेरे कई सारे सपने थे, जैसे कि डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करके 99% की रिलीज फोर्स को अचीव करना, तलवारबाजी का मास्टर बनना और गन चलाने में एक्सपर्ट बनना। लेकिन इनमें से मेरा कोई भी सपना कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इनके अलावा मैंने एक और सपना देखा था और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया है। और मेरा वो सपना ये था कि मीना को जब भी मेरी जरूरत हो तब मैं उसके साथ खड़ा हूँ और आज मैं अपनी आंखों से अपने सपने को पूरा होता हुआ देख रहा हूँ। इसके बाद ही मीना काफका से कहती है, तो चलो काफका इसे दिखा दे कि हम क्या कर सकते हैं और आज हम दोनों एक साथ मिलकर इस मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। लेकिन यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि अब नंबर 9 भी काफका और मीना के सामने आ चुका है और अब वो भी इन दोनों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब दोस्तों मांगा के चैप्टर्स यहाँ पर एंड हो चुके हैं, इसीलिए अब यहाँ पर इनकी फाइट कैसी होगी और इनकी लड़ाई के अंदर कौन जीतेगा हमें इस बारे में अब कुछ महीने बाद ही पता लगेगा। और इसीलिए दोस्तों तब तक के लिए हम इस कहानी को यहीं पर एंड करते हैं। सो दोस्तों यही थी वीडियो काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और वीडियो के ऊपर जो 3000 लाइक्स का एम है उसे भी आप सब जल्दी से पूरा कर देना। इसके अलावा अगर आप सब मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप सब वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और हाँ, काइजू नंबर 8 का जो एनिमे है उसके ऊपर हम 1-2 दिन में रिव्यू वीडियो लेकर आने वाले हैं, इसलिए आप सब उसे भी बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, आपसे वो वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप सभी मेक श्योर कर लीजिए कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर रखा हो ताकि वीडियो के अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हालांकि तब तक के लिए अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी दूसरी वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।